नमस्कार। मिलेट स्कूल ऑन एयर के नए अंक के साथ हम हाजिर हैं। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचता है निदेशालय विस्तार सेवाएं मध्य प्रदेश राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, इफ्को, नाबार्ड और नाहिब के तत्वावधान में। श्रोताओ, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं मिलेट्स के बारे में, मिलेट्स की खेती के बारे में, उसके वैल्यू एडिशन के बारे में और किस तरह से वो खेत से आपकी प्लेट तक पहुंचता है। इस बीच में जो जो कार्यकलाप होते हैं उन सभी कार्यकलापों पर हम आपको जानकारी देते हैं। आज इसी संदर्भ में हमने बातचीत का विषय चुना है कुटकी उत्पादन तकनीकी एवं उन्नतशील किस्में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर निशा सिंह। आप वैज्ञानिक हैं कृषि महाविद्यालय ग्वालियर में। डॉक्टर निशा सिंह, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मैम। कुटकी के बारे में आज हम बात करेंगे। कुटकी बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है फिलहाल, यदि हम अभी की बात करें तो। जिस तरह से बाजरा या रागी ज्वार लोग खाते हैं, कुटकी कम मात्रा में खाया जाता है या इस्तेमाल में आता है। तो सामान्य इसका विवरण बताएंगे और इसके अलावा कहाँ कहाँ इसकी खेती होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सामान्य विवरण में कुटकी का जो वैज्ञानिक नाम है वो पेनिकम सुमाट्रेंस है जी। और इसे हम इंग्लिश में लिटिल मिलेट भी कहते हैं और भारत के कई राज्यों में इसे समा भी कहते हैं। समा एक अलग अनाज है पर इसे समा के नाम से भी जाना जाता है, पर इसका एक प्रचलित नाम है छोटा बाजरा। छोटा बाजरा इसलिए कहते हैं कि ये एक बाजरा का लघु रूप है, देखने में बाजरा जैसा पर बाजरा से छोटा, पर गुणों में ये बाजरा से अलग है जी। अब हम इसकी बात करते हैं कि सामान्य वितरण की। तो आपने बताया कि पहला कहा कि ये कुटकी का जो क्षेत्रफल है और किसान इसको कम उगा रहे हैं। तो पहला तो कारण आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम ओवरऑल मिलेट्स का देखें तो 97 भारत में ही 97% ऐसा एरिया है जिसमें बाजरा, आपका ज्वार और रागी की खेती की जाती है। मात्र 3% ऐसा क्षेत्रफल है जिसमें हम अन्य स्मॉल मिलेट्स की खेती करते हैं, जिसमें हमारा कुटकी, कोदो, प्रोसो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, ये मिलेट्स, छोटे मिलेट्स शामिल हैं। उसका कारण यही है कि इसका क्षेत्रफल है ना जो लगातार कम आया है। उसकी वजह हरित क्रांति में। हरित क्रांति में क्या है, धान और गेहूं की उन्नतशील किस्में विकसित हुई, जिसके कारण इन किस्मों की ओर, इन मिलेट्स की ओर, ज़्यादातर हम कहें कुटकी की ओर कम ध्यान दिया गया। वो ये है कि इनकी उन्नतशील किस्मों की उत्पादकता अधिक है, ये मुनाफे वाली फसल है, इनका मार्केट डेवलप हुआ, पर ये एक उपेक्षित फसल है। उपेक्षित फसल इस वजह से है क्योंकि ये उपेक्षित, इनका उत्पादकता कम है और उपेक्षित जगहों पर उगाई जा रही है। उपेक्षित जगह ऐसी जहाँ की भूमि समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ भूमि है, जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, मृदा की उर्वरता कम है, ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट कम है। तो ऐसी जगह पे अगर हम खेती करेंगे तो निश्चित ही है कि इसकी उत्पादकता कम आएगी। दूसरा है कि हम वैज्ञानिक विधि से इसकी खेती नहीं कर रहे हैं और उन्नतशील किस्मों का चयन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण इसकी उत्पादकता कम है। यदि सामान्य तौर पर हम ये बोलें तो किसान भाई अपने सबसे बढ़िया खेत में गेहूं और चावल उगाते हैं, और जो परती या ऐसी ज़मीन होती है जो समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, उन जगहों पर मिलेट्स की खेती कर लेते हैं। और अभी तक तो फ़िलहाल यदि हम सामान्य तौर पर देखें तो किसान इनको चारे के तौर पर उगाता था, लेकिन चूँकि मिलेट्स ईयर के तौर पर जो हम बार बार जानकारियाँ दे रहे हैं, उससे इतनी जागरूकता तो आई है कि मुख्य फसल के तौर पर इन मिलेट्स को उगाया जाने लगा है। तो ये कुटकी के बारे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान परिदृश्य में इसकी क्या भूमिका है और किस तरह से ये उगाई जाती है। पूरा सब कुछ इसके बारे में चूँकि जानना बेहद ज़रूरी है यदि हम कुटकी के उत्पादन को लेना चाहते हैं या कुटकी उगाना चाहते हैं अपने खेत में तब। जी मैम, अगर हम वैज्ञानिक तरीके से खेती करें और उन्नतशील किस्मों का चयन करें तो निश्चित ही इसकी उत्पादकता को भी बढ़ा सकते हैं। आज के समय में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो रही है जी, है ना, उसमें जो 3 जो मुख्य बिंदु हैं, मुद्दे हैं, अगर वो 3 मुद्दे हैं, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन, ये तीनों ही चीज़ों को हम अगर कुटकी का उत्पादन करते हैं तो इससे दूर की जा सकती है। मैं एक एक करके बताती हूँ। पहला है हमारा, देखें तो भारत खाद्यान्न के मामले में तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल आत्मनिर्भर हो गए हम। बेगिंग बाउल से आज सेल्फ सफिशिएंट तो हो गए हैं जी, है ना,
पर हम पोषक तत्व सुरक्षा के मामले में अभी भी पीछे हैं मैम। इतने पीछे हैं, मैं कहूँ कि भारत अभी अव्वल नंबर पर है माल न्यूट्रिशन सेल के मामले में। सबसे ज़्यादा लोग माल न्यूट्रिशन वाले कुपोषित लोग भारत में ही हैं। अच्छा जी, जिसमें बच्चे और महिलाएं अधिकतर शामिल हैं। और कुटकी एक ऐसा अनाज है जिसमें आयरन और आपका जिंक अधिक मात्रा में होते हैं। यदि हम इसे अपनी खाने की थाली में इसके उत्पादों को शामिल करते हैं तो निश्चित ही है कि हम ये कुपोषण की समस्या से बच सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें फाइबर भी रिच होता है, लगभग 7 ग्राम 100 ग्राम में, है ना। आयरन की मात्रा भी इसमें 58 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, मतलब 58 ppm, जो आपके बाजरा से थोड़ी सी कम है। बाजरा की भी बायोफोर्टिफाइड वैरायटी आई है जो आपकी लगभग 60 ppm पे गई है, तो लगभग हम देखेंगे कि ये सिमिलर है। और इसमें जो जिंक है वो भी 39 ppm होता है। आप देखेंगे कि आज सबसे बड़ी समस्या सभी को आप देखेंगे कि जिंक और आयरन की ही कमी है। बिल्कुल, अगर हम इसे शामिल करते हैं तो हम इस चीज़ से तो बच सकते हैं। धात्री महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो दुग्धपान करवाती हैं अपने बच्चों को, या फिर बच्चों में आयरन और जिंक की कमी जो है वो पाई जाती है, आयरन फोलिक एसिड की गोलियां खिलाते हैं, तो यदि गोलियों से बचना है तो निश्चित तौर पर बाजरा और कुटकी और मिलेट्स की तरफ जाना होगा। हाँ मैम, ये तो माल न्यूट्रिशन की बात थी, कुपोषण की। दूसरा हमारा है हेल्थ का इश्यू, स्वास्थ्य। बिल्कुल, आजकल जो जीवन शैली की बीमारी है जिसमें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और पेट में जो ब्लॉटिंग हो जाती है, फूलना, क्रैम्पिंग है, और जो बसा हुआ जॉइंडिस है, पीलिया है जी। अगर हम कुटकी के उत्पाद को नाश्ते के रूप में, चाहे इसका खीर बना के, उपमा बनाकर अगर खाएं तो इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। कुटकी को सामान्य भाषा में समा बोलते हैं। जी, समा भी बोलते हैं जी, समा भी बोलते हैं जी। कहीं कुटकी और समा यदि आपको बाजार में मिलता है, आप नाश्ते में यदि एक मील सिर्फ खा लेते हैं, तो ये जितनी समस्याएं बता रही हैं वो सारी समस्याओं से निजात मिल सकती है, एक मील यदि आप कुटकी का खाएं तो। जी। तीसरा था जलवायु परिवर्तन। बिल्कुल, कुटकी एक जलवायु परिवर्तन जोखिम उठाने वाली फसल है। क्योंकि एक तो पहला ये C4 टाइप की है, दूसरा ये क्लाइमेट रेजिलिएंट, जिसको हम बोलते हैं टॉलरेंट करने की, क्लाइमेट जो फैक्टर्स होते हैं, क्लाइमेट में जो परिवर्तन आ रहा है उसमें 2 ही फैक्टर हैं आपका, एक वर्षा और दूसरा फैक्टर है तापमान। आप वर्षा को देखेंगे तो वर्षा का जो उतनी ही बारिश हो रही है, लेकिन वर्षा का जो ड्यूरेशन है, काल समय है, वो कम हो गया है। तो इस स्थिति में 2 स्थितियां पैदा होती हैं। पहली स्थिति ये पैदा होती है या तो जल भराव हो जाएगा, दूसरी स्थिति ये पैदा होती है कि सूखा रह जाएगा, उस समय में नहीं होता है। तो ये फसल्स आपकी ड्रॉट, अगर सूखा पड़ता है उसके प्रति भी सहनशील है, अगर पानी भरता है तो उसके प्रति भी सहनशील है। दूसरा, तापमान जो अधिक हो रहा है तो ये तापमान को भी सहनशील है, तापमान के प्रति भी सहनशील है। तो अगर हम देखें इन तीनों ही दृष्टि में तो हम कह सकते हैं कि कुटकी भी एक भविष्य की फसल है। जिसको हम फ्यूचर ग्रेन्स कहते हैं, भविष्य का भोजन कहते हैं, तो मिलेट्स निश्चित तौर पर उस पर पूरी तरह खरी उतर रही है। खेती का रकबा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अनाज उत्पादन जो है वो बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आगे उभरेगा, और जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो और किसान मिलकर इसका हल जो कि निकाल रहे हैं। इसीलिए मिलेट्स पर हम बार बार ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। कुटकी की कुछ उन्नतशील किस्मों के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं, किस तरह से उगाया जा सकता है इन्हें, कौन कौन सी किस्में हैं, कैसे खेत तैयार करते हैं, ये सारी जानकारियाँ ज़रूर जानना चाहेंगे हम। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 2 रिसर्च सेंटर आते हैं, एक रीवा में है और दूसरा आपका डिंडोरी में है। यहाँ से कई वैरायटी, कई किस्में विकसित की गई हैं, जिसमें जवाहर कुटकी 1, जवाहर कुटकी 2, 3, 4, 8, 16 ये किस्में हैं। और इसमें अगर हम बात करें जवाहर कुटकी 1, जवाहर कुटकी 2 और जवाहर कुटकी 8, तो इनकी जो पैदावार है वो 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और इनका जो ड्यूरेशन है, ये छोटी अवधि की फसल है,
इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 75 से 80 दिन का है। तो हम इसे कैच क्रॉप के रूप में भी उगा सकते हैं। कैच क्रॉप का मतलब होता है जब हमारी मुख्य फसल किसी कारण, तापमान की किसी भी कंटिजेंसी के कारण नष्ट हो जाती है, तो हमें किसी दूसरी फसल को लेकर कि जो उस पीरियड को पकड़ ले, तो हम इसको कुटकी को ग्रो कर सकते हैं 75 से 80 दिन में, और ये वहाँ पर अच्छा उत्पादन देती है। दूसरी है कुटकी जवाहर 4। ये जो वैरायटी है ये 2016 में विकसित की गई और इसकी उत्पादकता इन वैरायटी की तुलना में ज़्यादा है, जो 13 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और यह कई रोग और एक तना मक्खी कीट होता है उसके प्रति सहनशील है, और रोग में ये एक हेड स्मट रोग होता है उसके प्रति सहनशील किस्म है। और भी कई वैरायटी हैं जो मध्य प्रदेश के लिए तो अनुशंसित नहीं है, लेकिन उनकी उत्पादकता बहुत है। जैसे गुजरात की कुछ किस्में ऐसी विकसित हुई हैं जिनकी हम उत्पादकता देखें तो लगभग 28 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, जिसमें हमारी GNV3 और GB2 शामिल हैं। इनकी अगर हम उत्पादकता देखें 26 से 28 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, पर इनका जो काल है वो 115 से 120 दिन का होता है। थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा है, तो इस वजह से इसकी उत्पादकता अधिक है। पर अब और भी किस्में हैं, जैसे DLM 36-3, ये 2018 में विकसित की गई है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो आपका 95 से 100 दिन का होता है, और इसकी उपज 14 से 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। पर ये कर्नाटक प्रदेश के लिए अनुशंसित किस्म है। दूसरी है BL6 किस्म, ये भी 2016 में विकसित की गई है। इसका भी जो पकने का समय है वो 90 से 95 दिन और 12 से 14 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज है। इसमें एक खास बात है, इसमें आयरन और जिंक अधिक मात्रा में होते हैं। अच्छा। जी। एक है CLMV1 और CLMV2, जिसको हम बोलते हैं जैकार समा 1, CLMV1 को। ये 2021 में विकसित की गई है, और इसका जो पकने का समय है वो 98 से 102 दिन का होता है। उपज भी अच्छी है, 15 से 17 कुंटल पर हेक्टेयर है। ये पत्ती झुलसा रोग के प्रति सहनशील है। और इसमें आयरन 59 ppm और जिंक इसमें 35 ppm और प्रोटीन इसमें 12.8 ppm होती है। डॉक्टर निशा, आप किसान भाइयों को वो सारी किस्में बता रही हैं और कब विकसित की गई ये बता रही हैं, तो ये निश्चित तौर पर समझ में आता है कि जो ये किस्में विकसित की जा रही हैं बीजों की, ये अभी हाल फिलहाल का ही रिसर्च है, और किसान भाइयों के लिए वैज्ञानिक इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो किसान उनकी मेहनत को अपने खेतों तक लाए, उगाएं, और निश्चित तौर पर बढ़िया उत्पादन वो उन्हें मिलेगा और बाज़ार मूल्य भी अच्छा मिलेगा। तो उत्पादन के लिए किस तरह से किसान भाई खेतों में जाएं, कैसे खेत तैयार करें और इन बीजों को किस तरह से लगाया जाए, इस बारे में भी विशेष तौर पर हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल। कुटकी एक खरीफ मौसम की फसल है, तो ये निश्चित है कि ये जो बरसात जो होती है उसके बाद इसकी बुवाई हमें कर देनी चाहिए। पर इससे पहले हमें खेत की तैयारी कैसी करनी है। वैसे तो कुटकी के लिए सभी प्रकार की भूमि सही अच्छी हैं, उसकी खेती की जा सकती है, लेकिन अच्छे उत्पादन लेने के लिए हमें समतल भूमि जिनकी उर्वरता अच्छी हो, जीवाश्म पदार्थ की मात्रा अच्छी हो, जल निकास अच्छा हो, ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए। मिट्टी के लिए गहरी दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। इसके अलावा जो मिट्टी की जांच तो अगर करवा ली, दोमट कैसे तैयारी करें खेत की? खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें समर से ही इसकी तैयारी करनी चाहिए। गर्मियों में बिल्कुल गर्मियों में कर देनी चाहिए। एक हमें जुताई कल्टीवेटर से कर देनी चाहिए, जिससे क्या होता है बरसात का पानी उसमें कंजर्व हो जाता, संरक्षित हो जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद हमें कल्टीवेटर से क्रॉस प्लोइंग कर देनी चाहिए। उसके बाद पाटा देकर खेत को तैयार, अगर हो सके रोटावेटर हो तो उससे उसकी जुताई करें, जिससे खेत है ना भुरभुरा हो जाता है। क्योंकि कुटकी का बीज छोटा होता है, तो उसके लिए जितना खेत भुरभुरा होगा उतना ही उसका अंकुरण प्रतिशत उतना अधिक होगा। मिट्टी के बड़े बड़े ढेले नहीं होने चाहिए। जी। इसके अलावा खेत में जो बीज हैं उनको बोने से पहले किसी तरह का उपचार ज़रूरी है? जी बिल्कुल। इसको हम ना थायरम और प्लस कार्बेंडाजिम एक केमिकल आता है, जिसकी मात्रा 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से प्रयोग करें। इसके साथ साथ हम अगर जैव उर्वरक की ओर भी जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिसमें हमारा
एजोस्पर्लम और एस्परजिलस, ये अगर हम यूज करते हैं 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, तो ये बैक्टीरियाज वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं, जिससे ये उर्वरक का जो खर्चा आता है केमिकल फर्टिलाइजर का, उसको कम हो जाता है जी। इसके अलावा जो कुटकी का बीज, चूंकि आपने बताया छोटा होता है, तो किस तरह से बुवाई करनी चाहिए? बीज को कतार में बोना चाहिए कि छिटकवा विधि से बोना चाहिए? कितनी गहराई होनी चाहिए? ये भी विशेषताएं, जो विशेष बातें हैं वो बता दीजिएगा। कुटकी का बीज, कुटकी की जो मात्रा है वो अगर छिटकमा विधि से किसान भाई अगर बुवाई करते हैं तो 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगता है, और अगर लाइन में सोइंग, पंक्ति में सोइंग करते हैं तो 8 से 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। किसान भाई जहाँ तक चाहे तो लाइन में ही सोइंग करें। उसके फायदे होते हैं कि निराई गुड़ाई में भी फायदा मिलता है। दूसरा क्या है, निराई गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी पल्वराइज हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, जिससे उसमें वायु का संचार बढ़ जाता है और जड़ें अच्छे से विकसित होती है। तो निश्चित ही ये जड़ें अच्छे से विकसित होगी तो उपज अच्छी आएगी। पानी कम चाहिए होता है इन फसलों को, लेकिन फिर भी सिंचाई प्रबंधन तो चाहिए ही। किस तरह से सिंचाई का प्रबंधन होगा? बिल्कुल कहिए मैम, ये खरीफ मौसम की फसल है, वैसे पानी की इसकी आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी अगर मिट्टी में बहुत कमी है, नमी की कमी है, तो 20 से 40 दिन के 20 से 25 दिन पर इसकी सिंचाई कर देनी चाहिए, और दूसरा इसकी 40 से 45 दिन पर सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा किस तरह के रोग इस कुटकी में लगते हैं, और उन रोगों का प्रबंधन, कीटों का प्रबंधन किस तरह से करें? कुटकी में इसके पहले मैं एक बताऊं, खरपतवार प्रबंधन जी और पोषक तत्व प्रबंधन, वो भी जरूरी, बहुत जरूरी है जी। तो मैं इसके बारे में भी बताना चाहूँगी। कुटकी में जैसे हमें भोजन की ज़रूरत होती है, ऐसी फसल को भी भोजन की ज़रूरत होती है पोषक तत्वों की। तो कुटकी के लिए 20-40-20 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा देनी चाहिए। दूसरा है कि 5 टन प्रति हेक्टेयर अगर हम FYM मिट्टी में देते हैं, ये बुवाई के 1 महीने पहले देनी चाहिए। अच्छा, खेत तैयार करते समय ही? खेत तैयारी से 1 महीने पहले, बुवाई के 1 महीने पहले इसको दे देना चाहिए। और जिसमें हमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा आधार खाद के रूप में, और बची हुई आधी मात्रा नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग के रूप में 30 से 35 दिन पर देनी चाहिए। दूसरा आता है खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार अगर हम देखें तो जितना भी कीट और रोगों से जो भी प्रकोप हो रहा है, उससे ज़्यादा हानि उपज में खरपतवारों से होती है। 45% खरपतवार से उपज में कमी आ रही है। तो इस खरपतवार और फसल एक क्रिटिकल क्रॉप बीट कॉम्पिटिशन्स होता है, दोनों में प्रतियोगिता होती है। उसका जो समय है वो आपका 20 से 40 दिन का होता है। इस बीच में हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि इस समय हमें खरपतवार मुक्त खेत रखना है। अगर हमने इस समय खरपतवार को नष्ट नहीं किया तो इसकी प्रतिपूर्ति हम बाद में नहीं कर सकते। तो मतलब पोषक तत्व जो है खरपतवार ले जाएगा, आपकी फसल को उतना नहीं मिलेगा। हाँ, पर ये समय बहुत विशेष है, इस समय में विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हमें अगर निराई कर रहे हैं तो ये क्रांतिक अवस्था कितने दिन की होती है? 20 से 40 दिन की जी, 20 से 40 दिन की। तो एक हमें निराई जो भी है 20 दिन पर, और दूसरी निराई हमें 40 दिन पर कर देनी चाहिए। हाँ, पर अगर किसान भाई जहाँ लेबर की जो मजदूर हैं उनकी कमी है या उनकी रेट बहुत ज़्यादा है, या उस समय जो जब इसका क्रांतिक अवस्था है उस समय बारिश हो रही है तो लेबर काम नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक विकल्प हो सकते हैं कि हम हर्बिसाइड की ओर जाएं। तो जिसमें एक आपका प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड होते हैं। प्री इमर्जेंस का होता है कि जब फसल का अंकुरण नहीं हुआ हो बीज का, उस समय इसको प्रयोग करना चाहिए, जिसमें आइसोप्रोटेरोन है, जिसको हमें 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करना है। ये क्या करता है, ये सक्रिय जो आपके नैरो लीफ होती है, सक्रिय पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं, उनको ये नष्ट करती हैं जी। दूसरा है जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जिसमें हमें 2,4-D का उपयोग करना है। ये हम पोस्ट इमरजेंस लगभग 20 से 25 दिन, बुवाई के 20 से 25 दिन पर इसका प्रयोग करते हैं।
इसकी जो मात्रा है वो 1 kg 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर उपयोग करना चाहिए। अगर हमें दोनों ही सक्रिय और चौड़ी पत्ती दोनों को ही खत्म करना है तो एक और हर्बिसाइड आता है मैट सल्फुरोन प्लस क्लोरीम्यूरोन इथाइल, इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। ये भी पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है, तो ये दोनों ही पत्तियों को खत्म करते हैं। वैसे कोशिश तो ये करनी चाहिए कि इस तरह के खरपतवार नियंत्रण वाली दवाएं ना डाली जाएं, बल्कि हाथ से काम किया जाएगा तो जो जैविक किस्में हैं वो जैविक फसल है वो तैयार होगी और उसका बाजार मूल्य भी ज़्यादा होगा। कीट व्याधियों के बारे में भी थोड़ा बताइए। जी, कुटकी में विशेषतः एक कीट जिसको हम बोलते हैं तना मक्खी, वो बहुत लगता है। ये तना मक्खी के लिए सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप बुवाई लेट करते हैं तो तना मक्खी का प्रकोप आता है। तो अगर हम तो फर्स्टली ये है कि आप समय पर बुवाई करें तो तना मक्खी का प्रकोप कम देखा जाता है। दूसरा है कि ऐसी किस्मों का चयन करें जो तना मक्खी के प्रति अवरोधी किस्में हैं, जो मैंने अपनी शुरुआत में बताया गया है। अगर फिर भी तना मक्खी का प्रकोप आ रहा है तो हमें करनी चाहिए जिसमें हमारा कार्बोफ्यूरॉन है, जिसको हमें 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में प्रयोग करना चाहिए, मिट्टी में प्रयोग करना है इसका। दूसरा आता है फोरेट, जिसको हमें 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिट्टी में प्रयोग करना है। अगर लिक्विड में अगर किसान यूज करना चाहते हैं तरल में, तो एक किनोलोफॉस है जो 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से खेत में प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है एक हेड स्मट जो रोग आता है, जो विशेषतः देखा जाता है हेड स्मट, ये एक बीज जनित रोग है। अच्छा, बीज से ही शुरू हो जाता है? बीज से ही शुरू हो जाता है। तो इसका सीधा है या तो आप उसके प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी लें, और दूसरा जैसे ही आपको दिखता है उसको खत्म कर दें, मिट्टी में गाड़ दें, या फिर आप शुरू में ही सीड ट्रीटमेंट कर लें, बीज उपचार कर लें। तो इसका बीज उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम एक दवा आती है जो हमें 2 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करें, तो इसमें ये हेड स्मट रोग नहीं आता। ये सब करने के बाद किसान कितनी फसल अपने खेत से ले सकता है? अभी अगर हम भारत में देखें तो इसकी जो उत्पादकता है, एवरेज उत्पादकता, वो तो कम है, 7 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। पर इन सारी चीज़ों को प्रयोग करें तो निश्चित ही कई किस्में जो मैंने बताई जो 28 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपजती है। मतलब जितनी सामान्य अवस्था है उसे 3 गुना हम ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ किस्में ऐसी हैं जिनका पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि वो 28 से 30 कुंटल है। जो वैरायटी मैंने आपको बताई CLMV1 और CLMV2, ये दोनों ही किस्में 28 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती हैं। यदि हम पहले बाजार को देखें तो बाजार में कुटकी सामान्य तौर पर उपलब्ध नहीं होती है, तो यदि कुटकी की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहते हैं किसान भाई तो अपने खेतों में उन्हें कुटकी लगानी पड़ेगी। और यदि कुटकी इन सभी तकनीकों को फॉलो करते हुए लगाई जाए तो उत्पादकता भी बढ़ेगी और किसान का मुनाफा भी बढ़ेगा। कुटकी की उत्पादन तकनीक और उन्नतशील किस्मों के बारे में डॉक्टर निशा सिंह ने हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। इसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।